हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटली डीप डाइव लगाएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस एक वीडियो में आप सब पैरामीटर्स को हम कैसे मॉनिटर कर रहे हैं वो देख लेंगे, तो आगे चल के किसी भी स्टॉक का डीप में एनालिसिस करने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजेश एक्सपोर्ट के बिजनेस प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है। राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस में काम करती है और ये कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक रही है। कंपनी के कुछ बिजनेस के सेगमेंट्स हैं, तो सेगमेंट वाइज हम बात करें तो क्या क्या करती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड रिफाइनिंग का काम करती है, मतलब कि पुराना गोल्ड या तो स्क्रैप गोल्ड होगा उसको प्योर गोल्ड 99.99% जो होता है उसमें कन्वर्ट करती है। कैपेसिटी बहुत बड़ी है, एकदम वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है। रिफाइनरी का बिजनेस होता है वो एकदम लो मार्जिन बिजनेस होता है। दैन द सेकंड सेगमेंट इज़ गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि गोल्ड से ज्वेलरी बनाती है, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, वो सब। और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट के लिए ये काम करती है। यहाँ पे भी मार्जिन जो होते हैं बहुत थिन होते हैं। दैन द नेक्स्ट इज़ गोल्ड ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट, गोल्ड को बल्क में खरीदना और बेचना, ये भी काम करती है। मेजर रेवेन्यू कंपनी का यहीं से आता है। इसमें प्रॉफिट कम होता है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। और रिटेल बिजनेस, तो पहले शुभ ज्वेलर्स करके उनकी एक पूरी सप्लाई चेन थी। अभी तो बहुत सारे इसके ब्रांचेस है वो बंद हो गए हैं या तो उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं। अब कंपनी का फोकस सिर्फ ज़्यादा B2D साइड पे ऊपर ही है, तो ये इसका मेन है। राइट, अभी राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड का बहुत बड़ा ट्रेडर और रिफाइनर तो रह चुका है, लेकिन कंपनी मार्जिन वाले बिजनेस में है। इसके लिए ऐसी फंसी है कि उसमें मार्जिन बहुत कम मिलता है, तो इसका कैश फ्लो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है, जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। अब हम उसका देख लेते हैं थोड़ा टेक्निकल, तो उसके लिए हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये चार्ट है पुराना, 3-4 महीने पुराना चार्ट है, लेकिन प्राइस अभी भी यहीं कहीं पे है। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने हाई लगाया था 1000 ऊपर, और वापस वहाँ से 85% जितना गिर चुकी है और अभी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट पे आके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। टेक्निकली सेटअप इसका मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये बॉटम आउट हो सकती है। राइट, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम जाएंगे स्क्रीनर के ऊपर, और स्क्रीनर के ऊपर हम ज़्यादा टाइम लेंगे और एकदम एक एक पैरामीटर में डीप में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। जब मैंने लास्ट टाइम राजेश एक्सपोर्ट को देखा था तब इसका मार्केट कैप 11,000-12,000 के आसपास था, अभी उससे भी ज़्यादा हो चुका है आज के दिन में। इसका ROC देखेंगे तो 1.47 है, तो मेरे लिए तो यही रेड फ्लैग है, क्योंकि मुझे तो कम से कम 10 या उसके ऊपर ROC चाहिए। सॉरी ROE देखेंगे तो वो भी 0.61 है, तो ये दोनों पॉइंट्स तो मेरे लिए रेड फ्लैग है। देन प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 54.6 है, मतलब 50% से ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। देन फेयर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो फेयर वैल्यू इज़ 669, जबकि करंट मार्केट प्राइस है 212। तो सिर्फ फेयर वैल्यू को कंसिडर करके हम ये बता सकते हैं कि अभी भी इसमें 3x जाने के पोटेंशियल है, इफ़ वी एनालाइज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली फेयर वैल्यू। देन डेट टू इक्विटी इसका 0.05 है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 562 है, तो यहाँ से भी हमें स्टॉक डबल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 212 है जबकि बुक वैल्यू 562 है, तो ये यहाँ से हमें 2x होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये पेज का हमारा हमने देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखेंगे सेल्स, तो 10 साल पहले 30,000 के आसपास थी और अभी TTM 6 लाख के ऊपर है। TTM को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ मार्च का ही देखते हैं, पिछले ईयर फाइनेंशियल ईयर का, तो 30,000 से लेके 4,23,000 तक हो गई है। तो कितना 10 गुना बढ़ गई है सेल्स, उससे भी ज़्यादा है। लेकिन साथ में एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो जितनी सेल्स बढ़ी है ऑलमोस्ट उतनी ही एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम थोड़ा ओपन करके देखेंगे तो ये लोगों ने मटेरियल कॉस्ट में 100% दिखाया है, मतलब कि पूरा मटेरियल इन्वेंट्री बाय करने में ही पैसा लगा दिया है, ऐसा हमें स्क्रीनर के ये पेज को देख के पता चल सकता है। बाकी सब की कॉस्ट में ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट में 100% दिखाया है। ओके, तो ये एक पॉइंट है।
ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम पहले 3% था, फिर 1% हुआ और अभी आज के दिन में 0% है। दिस इज़ द वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। ओपीएम ही आपका 0% है तो फिर कंपनी कर क्या रही है, पैसे कहाँ से कमा रही है, वो एक बिग क्वेश्चन आ सकता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। और जो लास्ट ईयर का हम देखेंगे तो एकदम लोएस्ट है अभी तक का, राइट। अभी वापस टीटीएम में देखेंगे तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। सेम लाइकवाइज ईपीएस भी कंसिस्टेंट हमें नहीं दिख रहा है। अभी का जो लास्ट ईयर का था वो लोएस्ट था एकदम, अभी थोड़ा सा बाउंस होते हुए दिख रहा है। तो ये पेज में भी हमें ओपीएम वाला एक रेड फ्लैग मिला है, और जो एक्सपेंसेस दिखाए हैं जिसमें मटेरियल कॉस्ट 100% दिखाई है, दैट इज़ वन पॉइंट टू कंसर्न। यदि नेक्स्ट हम बैलेंस शीट पे ऊपर जाएंगे तो रिजर्व इसका बढ़ रहा है, राइट। आप देखोगे तो सितंबर का ही डेटा है, सितंबर तक का हमारे पास डेटा है, तो रिजर्व आपका बढ़ रहा है, साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। बोरोइंग में जाके देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ी है, राइट। तो ये एक पॉइंट है। देन कैश फ्लो। अब ये जो दो सेगमेंट है, कैश फ्लो, ये वाला कैश फ्लो और रेशियोज, ये दोनों को हम डीप में देखने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें समझ लेंगे पूरा केस स्टडी तो किसी भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई करने में आपको ईजी रहेगा। कैश फ्लो का हम पहले से देखते हैं। तो कैश फ्लो में अगर डेटा हम देखें तो -2502 भी हमें दिख रहा है, -280 भी दिख रहा है, -10,000 भी दिख रहा है, और अभी वापस प्लस में दिख रहा है, राइट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एक साल में तो -10,000 तक गया है। जबकि प्रॉफिट फ्रॉम, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो हमें मिला है उसमें हाईएस्ट लो कहाँ तक गया है, -10,000 तक गया है, राइट। और अभी तक का, अभी का जो टीटीएम मार्च 25 का है वो हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जबकि उसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो सब पॉजिटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिसमैच एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आगे चल के हम देखते हैं। रिसीवेबल्स में देखो, रिसीवेबल्स में भी आप देखोगे तो कभी -1827 है, कभी -2270 है, कभी 451 है, राइट। एकदम प्लस माइनस है। कंपनी ने माल बेच दिया है पर जो कस्टमर्स हैं उन्होंने पैसा टाइम पे नहीं दिया है, इसकी वजह से ये प्लस माइनस आ रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पैसे जो है, कैश है, वो मार्केट में फंस गया है, राइट। कस्टमर से पैसे निकल नहीं रहे हैं, रिसीवर से हमें ये पता चलता है। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखेंगे तो ये भी -425 गई है, -2215 है, वापस प्लस में आ गई है, अभी वापस -5421 है। बहुत बड़ा नंबर मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है देखिए, गोल्ड और ज्वेलरी का जो भी स्टॉक होगा वो उन्होंने ज़्यादा बना लिया है, लेकिन ये जो उसका सेल और कैश में कन्वर्जन है वो बहुत स्लो हो रहा है, राइट। गोल्ड बिजनेस में इन्वेंट्री ज़्यादा होना, इसका मतलब है कि उनका कैश ज़्यादा ब्लॉक हो गया है, राइट। तो ये भी एक है। देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर हम देखेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी बहुत प्लस माइनस आपको दिख रही है। अभी एकदम +7520 आ गया है, जबकि एकदम लोएस्ट -11,000 तक भी गया है। कई सालों में ये बहुत नेगेटिव गया है। तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी का कैश जो है वो रिसीवेबल्स और जो पेएबल्स, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री, ये दोनों के अंदर अटक गया है। पेएबल्स मतलब उनको पैसे देने हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो इसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल जो प्लस और माइनस हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ये दोनों मेंटेन नहीं हो रहे हैं, इसमें उनका पैसा अटक गया है। इसीलिए प्रॉफिट होने के बाद भी जो ये हमारा CFO है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो नेगेटिव में आ रहा है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमें सब नॉर्मली दिख रहा है, जो उन्होंने फिक्स एसेट है उनको ख़रीदा है, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट है उसमें परचेज़ किया है, गोल्ड कंपनी के लिए है, राइट। तो ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है, यहाँ कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। देन द नेक्स्ट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो अभी क्या हो रहा है, इन्होंने कभी तो यहाँ पे बोरोइंग ले ली है, फिर कभी वापस रीपेमेंट कर दिया है, तो इंटरेस्ट पेमेंट हर साल हो रहा है।
जबकि उसका CFO वीक है, फिर भी वो लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो कंपनी लोन और जो इंटरनल एडजस्टमेंट है उसी से काम चलाती है, कहीं से पैसा लिया कहीं पे चुकाया, ऐसे गोल गोल सब पैसे को घुमा रही है, राइट। देन हम देखेंगे नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो भी माइनस है, प्लस है, और अभी का तो माइनस में ही है। कई साल नेगेटिव रहा है नेट कैश फ्लो, मतलब कि कंपनी के बैंक अकाउंट से कैश निकल रहा है, राइट, आ नहीं रहा है कंपनी के पास। राजेश एक्सपोर्ट का कैश फ्लो, इससे हमें क्या पता चलता है ये देख के कि प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत हैवी है। CFO इसका पूरा अनस्टेबल है, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव है, स्टेबल नहीं है, और कैश को हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ से कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ होगा या कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ होगा। कोई क्वार्टर में बढ़ रहा है, कोई क्वार्टर में बहुत गिर रहा है, वापस प्लस में आ रहा है, तो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, राइट। और वैसे तो ये बिजनेस पूरा साइक्लिकल है गोल्ड ट्रेडिंग का, लेकिन वॉल्यूम इसमें आपको बहुत हाई मिलेगी लेकिन मार्जिन बहुत लो रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैश फ्लो को मेंटेन करना थोड़ा ट्रिकी तो रहता ही है। लेकिन अभी अगर हम टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो कब हो सकता है, तब भी हो सकता है कि जब भी इसमें जो ये रिसीवेबल्स है, ये पूरे रिसीवेबल्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जब ये इन्वेंट्री साइकिल है, ये इन्वेंट्री साइकिल आगे चल के हम देखेंगे डेप्टर डेज में आएगी, वो भी फास्ट होनी चाहिए। और जो CFO है, ये जो हमें नेट कैश फ्लो है, वो हमें कंसिस्टेंट 2-3 साल तक पॉजिटिव चाहिए। अभी देखो वापस नेगेटिव हो गया है, बीच में पॉजिटिव हुआ था, तो ऐसा नहीं, 3-4 साल या 2-3 साल हमें कंसिस्टेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट का पैसा कमाता रहा है लेकिन पैसा है वो उसके हाथ में टिक नहीं रहा है, राइट। टर्न अराउंड कब होगा, तब भी होगा जब प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो उसका कैश में भी कन्वर्जन होना चालू हो जाएगा, तो ही वो टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रेशियो में, तो रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसमें भी समझ लीजिए कि उसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेप्टर डेज। डेप्टर डेज मतलब पैसे आने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं। मतलब कि कस्टमर को माल बेच दिया, उसको दे दिया, उसके बाद कंपनी को पैसे मिलने में कितने दिन लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने डिलीवरी दे दी तो आज के आज आपको पैसे मिल जाएंगे, वो थोड़े थोड़े भी दे सकते हैं या तो कुछ टाइमलाइन के बाद भी दे सकते हैं। तो यही साइकिल जो डेज में है वो हमें इसमें से पता चलेगी, जो फिगर्स है सब वो पूरी करोर्स में है इसमें, राइट। राजेश एक्सपोर्ट के केस में अगर हम देखेंगे तो देखो पहले कितना था डेप्टर डेज, अगर देखें तो पहले 30 दिन भी रहा है, 8 दिन भी रहा है, 15-16 दिन भी रहा है, अभी 4 दिन हो गया है। तो 4 दिन हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है। कंपनी कस्टमर से पैसे काफ़ी फास्ट कलेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये होता है, तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। देन इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज मतलब स्टॉक कितने दिन पड़ा रहता है उनके वेयर हाउस में, उन्होंने सब ज्वेलरी बना के रख दी, गोल्ड की रिफाइन करके रख दिया, अब उनकी इन्वेंट्री में कितने दिन पड़ा रहता है वो हमें इन्वेंट्री डेज से पता चलता है। इसका मतलब राजेश एक्सपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, 7 दिन है, 4 दिन, 2 दिन, 11 दिन, 5 दिन, 8 दिन, मोस्टली 2 से 12 दिन के बीच में है। तो ये नॉर्मल है, राइट, गोल्ड ट्रेडिंग के बिजनेस में। तो मतलब कि उनका जो स्टॉक है, उनका जो माल है, उसका टर्नओवर फास्ट है, राइट। इन्वेंट्री स्लो मूविंग नहीं है, इन्वेंट्री भी ओके है। नाउ डेज पेएबल्स देखते हैं। डेज पेएबल्स का क्या मतलब होता है कि कंपनी कितने दिन बाद सप्लायर को पे करती है, उन्होंने भी किसी से सामान खरीदा है, उसको भी पैसे देने हैं, तो वो कितने दिन बाद देती है। तो पहले राजेश एक्सपोर्ट के केस में अगर देखें तो 68-65 डेज थे, और अभी वो डिक्रीज होकर 11 डेज हो गए हैं, राइट, रिसेंट ईयर्स में। तो मतलब कि अब कंपनी सप्लायर को जल्दी जल्दी पे कर रही है, इससे क्या हो रहा है, उनका कैश प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। कंपनी के पास कैश आ नहीं रहा है लेकिन वो सप्लायर को फटाफट कैश दे रही है, तो एक तरह से उसका कैश का प्रेशर बढ़ रहा है। देन कैश कन्वर्जन साइकिल, ये अभी इम्पोर्टेंट होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल। इसमें क्या होता है, जो डेप्टर डेज होते हैं, डेप्टर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज, डेज पेएबल, ये दोनों का प्लस करना है और इसका माइनस करना है, राइट। अभी राजेश एक्सपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, पहले माइनस पे थे, राइट, अभी प्लस में आ गए हैं, तो इसमें उल्टा होना चाहिए, इसमें उल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल होना चाहिए, राइट। कंपनी पहले कैश लेती है, बाद में पे करती है, तो वो अच्छा है। अब ये केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वो उल्टा हो रहा है, पहले कंपनी कैश दे रही है, इसके लिए इसके ऊपर जो कैश का प्रेशर बढ़ रहा है,
राइट। कंपनी पहले खर्चा कर रही है, आप समझ रहे हो, राजेश एक्सपोर्ट कैश पहले खर्चा कर रही है, तो वो नेगेटिव है। देन वर्किंग कैपिटल डेज। वर्किंग कैपिटल डेज का क्या मतलब होता है कि बिजनेस चलाने के लिए कितना कैश फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, राइट, नहीं तो कितना कैश है अवेलेबल। तो पहले नेगेटिव में था माइनस, अभी पॉजिटिव में आ गया है, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है। नेगेटिव में होना चाहिए, मतलब इतना कैश उनके पास रिजर्व होना चाहिए, इतना कैश फंसा है वर्किंग कैपिटल, ऐसा बोल सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल कैश कंज्यूमिंग उसमें कैश पूरा कंज्यूम हो रहा है, राइट, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। देन आरओसी देखेंगे तो आरओसी पहले 2 डिजिट में था, फिर डिक्रीज होके वापस बहुत डिक्रीज हो गया, 1 डिजिट में आ गया, और अभी तो सिर्फ 1% ही है। इसका मतलब कि कंपनी जो पैसा बिजनेस में लगा रही है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, तो अभी बहुत कम रिटर्न आ रहा है, कैपिटल ज़्यादा लग रहा है और रिटर्न कम, एफिशिएंसी इसकी शार्पली डिक्रीज हो रही है। तो सब कुछ जोड़ के अगर हम देखें तो अच्छी बातें क्या है कि डेब्टर डेज कंट्रोल में है, राइट, इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है। वीक पॉइंट क्या है, पेएबल्स जो है उसके वो कम हो गए हैं, मतलब कैश प्रेशर बढ़ रहा है। सीसीसी कैश कन्वर्जन साइकिल पॉजिटिव हो गया है, वर्किंग कैपिटल कैश खा रहा है, आरओसी है वो कंटिन्यूसली गिर रही है। तो राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस फास्ट है, पर अब कैश उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, कैश बहुत फास्ट जा रही है। तो टर्न अराउंड तब होगा जब सीसीसी अपना है कैश कन्वर्जन साइकिल वो फिर से नेगेटिव और आरओसी डबल डिजिट में आ जाए, राइट, तभी टर्न अराउंड इसमें पॉसिबल है। सॉरी। देन नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 54.55 है, स्टेबल है। एफआईआई देख रहे हैं तो स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, राइट, आपने यहाँ पे देखा होगा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। हाँ, एफआईआई का स्लोली एग्जिट ले रहे हैं आप, ऐसा देख सकते हो। पहले कितना था, 70% के आसपास था, अभी कितना रह गया है, 15% के आसपास रह गया है। डीआई देखेंगे तो डीआई में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, स्टेबल है, राइट। और पब्लिक की होल्डिंग इधर थी पहले 16% थी और अभी 19% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो पहले 45,000 थे, अभी 2,14,000 हो गए हैं, बहुत शार्प इंक्रीज हो गए हैं, राइट। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि भाई प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई डीआई पब्लिक में स्ट्रॉन्ग हैंड्स ये सब है तो अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन इतने सारे रेड फ्लैग्स है फिर भी प्रमोटर होल्डिंग और ये सब मतलब शेयर होल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों लग रही है, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलो अब इसके समझते हैं। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं कि प्रमोटर कॉन्फिडेंस है, और हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए हमेशा, राइट। अभी प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बहुत हेल्दी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, प्रमोटर्स सेल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी होल्ड करके बैठे हैं, जितनी क्वांटिटी है उतनी, लेकिन बाई भी नहीं कर रहे, स्टैग्नेंट है उनका स्टेक, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, जितना है उतना लेके बैठे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वी आर होल्डिंग बिकॉज एग्जिट बहुत ही मुश्किल है, वैल्यूएशन लो हो है, अभी इसके वैल्यूएशन बहुत लो है, तो लॉस में हम सेल नहीं कर सकते हैं, राइट। कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस है, इसकी वजह से प्रमोटर सेल नहीं कर रहे हैं, राइट। प्रमोटर की अगर इधर होल्डिंग बढ़ती तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है और वो सेल भी नहीं हो रहा है और बढ़ भी नहीं रही है, स्टैग्नेंट है, राइट, आप समझ रहे हो। देन सेकंड एफआईआई की पहले कितनी थी, 17.70 थी, अभी डिक्रीज होकर 15.19 हो गई है। तो एफआईआई क्वाइटली निकल रहे हैं, स्मार्ट मनी सिग्नल हमें दे रहा है। एफआईआई का स्टेक ग्रेजुअली कम हो रहा है, वो एक साथ एक दिन में सब एग्जिट नहीं लेते हैं, वो क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सेल करते रहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एफआईआई क्या देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, आरओसी देखते हैं, देन प्रेडिक्टेबली देखते हैं कि भाई बिजनेस में अभी कितना और टेलविंड आएगा कि हेडविंड आएगा, उनको थोड़ा पता रहता है। तो ये सब देखने के बाद वो अपना स्टेक या तो डिक्रीज़ करते हैं या तो इंक्रीज़ करते हैं। ये अब ये सब यहाँ पे वीक हो चुका है, कैश फ्लो, आरओसी, ये सब, तो ये एफआईआई स्लाइटली इसमें से धीरे धीरे निकल रहे हैं, राइट। तो ये एक अर्ली वार्निंग साइन होता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना रहता है। देन डीआईएस क्यों न्यूट्रल है, अब ये भी क्वेश्चन आएगा। तो डीआईएस का एक्सपोजर मोस्टली क्या होता है, इंडेक्स कंपल्सन के ऊपर होता है, कुछ लीगेसी होल्डिंग्स होती है उनकी कि वो ऐसे ही नहीं सेल कर सकते, सो वो टर्न अराउंड को कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, वो जितना है उतना होल्ड करके रहते हैं, ना ज़्यादा बाय करते हैं ना ज़्यादा सेल करते हैं। अब आई
पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ रही है, जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, डेंजर जोन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, पब्लिक होल्डिंग पहले कितनी थी अपनी 16% के आसपास थी और अभी कितनी हो गई है 19% के आसपास हो गई है। शेयर होल्डर्स 4x हो गए, आप देखोगे इधर तो 4-5x जितने हो गए हैं, राइट। मतलब कि बिग प्लेयर्स बेच रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स एक्चुअली क्या सोचते हैं कि गोल्ड का बिजनेस है, स्टॉक बहुत गिर चुका है, अभी टर्न अराउंड आ सकता है, और प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें तो बहुत हाई है, 50+ है। तो ये सब होप बेस्ड इन्वेस्टिंग है, राइट, डेटा बेस्ड कुछ भी नहीं है। गोल्ड का जो बिजनेस है ना वो पूरा इल्यूजन का होता है। राजेश एक्सपोर्ट अभी क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड प्रोसेसर है, रेवेन्यू ह्यूज है, मार्जिन थीम है, कैश साइकिल भी रिस्की है, लेकिन रिटेलर को क्या लगता है कि गोल्ड कभी भी ख़राब नहीं होता है। पर रियलिटी क्या होती है कि गोल्ड का बिजनेस कैश रिच बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, साइक्लिकल बिजनेस है। शेयर होल्डिंग स्ट्रांग दिखने का रियल रीज़न क्या हो सकता है कि प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जगह वो ले रहे हैं। तो स्ट्रांग जो शेयर होल्डिंग है वो कभी कभी स्ट्रेंथ नहीं दिखाती, हमें सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस नहीं करना चाहिए। ये एक पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है, हम उसको ऐसे देख सकते हैं। दूसरे इसमें कॉन कॉल्स कोई भी अभी के रिसेंट अवेलेबल है ही नहीं, आप देखोगे तो इसके बाद कुछ अपडेट ही नहीं हुआ है, राइट। अब मैंने गूगल के ऊपर कुछ उसकी को निकाल के रखे थे, मैंने पढ़ा था अभी, तो हम थोड़ा ऊपर ऊपर से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल इनकन्सिस्टेंसीज फॉर मल्टीपल कंसेक्यूटिव ईयर्स the preliminary full year financials released during Q4 did not match the final financials in annual report। मतलब रिपोर्ट में कुछ और था और उनकी बैलेंस शीट में कुछ और था, सब मिसमैच था। देन डिस्क्लोजर लैप्सेस थे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। ऑडिट में भी बहुत सारे कंसर्न्स आए थे, ट्रांसपेरेंसी का लेक है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी स्क्रूटिनी एंड फाइन्स भी इनको लगा है, राइट, December 24 में। मैनेजमेंट का भी इशू आ चुका है पास्ट में, कुछ गोलमाल किया था उन्होंने, क्या कुछ क्या हुआ था इसमें, मैनेजिंग डायरेक्टर रिगार्डिंग गोल्ड स्मगलिंग, यस, गोल्ड स्मगलिंग का भी केस हो चुका है। तो इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं, मैनेजमेंट भी इसका ट्रस्टवर्दी नहीं है, राइट। तो इतना सब होने के बाद अभी हमने टेक्निकल भी देख लिया, फंडामेंटल भी देख लिया, तो टर्न अराउंड स्टोरीज़ के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो अगर हम देखें तो प्रॉफिट स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो चाहिए, डेब्ट कंट्रोल में होनी चाहिए, क्लियर फ्यूचर बिजनेस विजिबिलिटी चाहिए। जबकि अपने राजेश एक्सपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, अभी प्रॉफिट कंसिस्टेंसी इश्यू है, प्रॉफिट बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, रेवेन्यू बहुत बड़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट अनस्टेबल है या तो नेगेटिव हो रहा है। टर्न अराउंड तब होता है जब प्रॉफिट क्वालिटी इंप्रूव हो, सिर्फ सेल्स नहीं, सेल्स तो दुनिया भर की है लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं कुछ, तो एसेट में टर्न अराउंड नहीं होता है। देन कैश फ्लो का भी रेड फ्लैग हमने देखा, कैश फ्रॉम ऑपरेशनल वो वीक है या तो नेगेटिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में भी पैसा फंसा हुआ है। तो पेपर के ऊपर आपको प्रॉफिट दिखेगा लेकिन एक्चुअल में कैश नहीं है कंपनी के पास, राइट। और कैश फ्लो के बिना टर्न अराउंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाता है। देन डेब्ट एंड वर्किंग कैपिटल प्रेशर, तो गोल्ड बिजनेस का मतलब होता है हैवी वर्किंग कैपिटल चाहिए उसमें, राइट। बोरोइंग पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है ये केस में, और इंटरेस्ट जो कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट वो लोग भर रहे हैं वो पूरा प्रॉफिट को खा जा रही है। तो जब तक डेब्ट क्लियरली रिड्यूस ना हो किसी को भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, राइट। देन मैनेजमेंट क्लैरिटी मिसिंग, फ्यूचर रोड में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लिथियम और न्यू बिजनेस का प्लान्स ये लोग लेके आए हैं लेकिन एग्जीक्यूशन प्रूफ नहीं दिख रहा है, वो लोग कैसे करेंगे, उनका जो कोर बिजनेस है वही वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अभी नए बिजनेस है, पूरे नए सेगमेंट में वो लोग कैसे टैकल करेंगे वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। और मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है, स्मगलिंग का केस हो चुका है, जो उसके कोर मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स थे वो रिज़ाइन कर चुके हैं, और क्यों रिज़ाइन किया उसका भी वो लोगों ने कुछ सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं दिया है। तो वो सब क्लैरिटी मिसिंग है। लेकिन इतनी नेगेटिव पॉइंट्स के बाद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि गोल्ड इंडस्ट्री में डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास रिफाइनिंग कैपेसिटी है, अगर गोल्ड में डिमांड ज़्यादा आई तो वॉल्यूम बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये पूरा एक साइक्लिकल अपसाइड है, इसमें टर्न अराउंड बिल्कुल भी नहीं आ सकता है इतना बड़ा। सो मेरी तरफ से तो राजेश एक्सपोर्ट में मुझे अभी तो कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी नहीं दिख रही है। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और most important part, this video is for educational purpose only. I am not a SEBI registered
investment advisor, and please consult your financial advisor before investing. Thanks for watching.